अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से आज एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक जो है वो काफ़ी फेमस टॉपिक है और बहुत ही एक पुरानी डिज़ीज़ चली आ रही है जिसके बारे में बात करूँगी। लेकिन ये कि कल तक कहा जाता था कि ये काबिल इलाज नहीं, मगर आज ये क्योरेबल है। मैं बात करूँगी टीबी के हवाले से। टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है और ये माइकोबैक्टीरियम होता है इसका, जो यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक बैक्टीरिया है जो कि इसको कॉज करता है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टीबी जिसको कहा जाता है ये बहुत ही फैटल हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो। ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से अगर बात की जाए तो मोस्टली ये लंग्स को मुतासिर करती है, यानी फेफड़ों को, और इसी के हवाले से हम इसे जानते हैं। अगर बात की जाए टीबी के हवाले से तो ये फ़ौरन जहन में आता है कि यकीनन ये फेफड़ों की तकलीफ़ है और खांसी पेशेंट को होती होगी। तो ये मल्टीपल वाइटल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है। यहाँ मैं ये आपको क्लियर करती चलूँ कि ये सिर्फ लंग्स की नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ़ जो वाइटल ऑर्गन्स अहम तरीन अज़ा होते हैं जिस्म के, उनको ये मुतासिर कर सकती है। टीबी को कोश डिज़ीज़ भी कहा जाता है। इसके बारे में मज़ीद जानने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जी हाँ, टीबी न सिर्फ लंग्स बल्कि ब्रेन यानी दिमाग को, बोन्स को, हमारी हड्डियों को, ग्लैंड्स को और इंटेस्टाइन्स को भी मुतासिर करती है, यानी ये गदूदों को। और इसके अलावा जितने भी इंटेस्टाइन्स हैं यानी आंतों को तकलीफ़ भी इससे हो जाती है और ये आंतों की टीबी भी बन जाती है। ट्यूबरक्लोसिस का वर्ड लातीनी ज़ुबान से निकला है जिसका मतलब नोड्यूल होता है, यानी एक नोड्यूल सा बन जाता है और उसको एक कैप्सूल उसके इर्द गिर्द बन जाता है और बैक्टीरिया उसके अंदर सेव हो जाता है। और फिर इतना मुश्किल हो जाता है कि समटाइम मेडिकेशन के थ्रू भी वो वॉल जो उसकी इर्द गिर्द होती है उसे वो ब्रेकअप नहीं कर सकता और मेडिसिन का असर उस तरह से नहीं होता पेशेंट पे। यहाँ आपको बताती चलूँ कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टीबी। टीबी की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी इन्फेक्शन होती है, जब अभी इन्फेक्शन स्टार्ट होती है। सेकेंडली लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होती है, यानी यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर करती चलूँ कि हर इंसान के अंदर टीबी का जर्म जो है वो मौजूद होता है और ये लेटेंट फॉर्म में होता है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि डोरमेंट होता है, सो रहा होता है। जब भी उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो उसके लिए फेवरेबल होता है, आई मीन टू से कि अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ये फ्लरिश करता है और ये एक्टिव हो जाता है। तो थर्ड स्टेज यही स्टेज होती है कि जिसमें एक्टिव टीबी डिज़ीज़ हो जाती है पेशेंट को। 2020 के हवाले से रिसर्च जो सामने आई थी तो उसके हवाले से पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो टीबी के पेशेंट हैं। यहाँ बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के हवाले से कि टीबी की और कितनी टाइप्स हैं। तो जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो वही जो लंग्स की डिज़ीज़ होती है, जिसे हम पल्मोनरी लंग डिज़ीज़ कहते हैं। शायद आपने सुना होगा सिस्टमैटिक मिलियरी डिज़ीज़, और ये भी ट्यूबरक्लोसिस है जो बॉडी में कहीं भी हो सकती है और थ्रू ब्लड जो है वो सर्कुलेट करते हुए फुल बॉडी में कहीं भी फैल जाती है। तो नंबर 1 टाइप है मिलियरी टीबी। सेकेंड पॉट्स डिज़ीज़ जिसे कहते हैं, और इट इज़ आल्सो नोन एज स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी की अगर टीबी हो जाती है तो उसे पॉट्स डिज़ीज़ कहा जाता है और ये भी टीबी की एक किस्म है। थर्डली प्लूरल टीबी होती है और ट्यूबरक्लोसिस जो है स्पॉन्डिलाइटिस होता है। यहाँ पर ये होता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जो लंग्स हैं उनके प्लूरा को डिस्टर्ब कर देती है। इसी तरह लिम्फोएडेनाइटिस होता है, ये लिम्फ की टीबी होती है, यानी ग्लैंड्स की टीबी होती है। ये नेक के एरिया में पाई जाती है, ज़्यादातर गर्दन के इर्द गिर्द के जो हिस्सा होता है वो मुतासिर होता है और आल्सो नोन एज स्क्रोफ्यूला और टीबी लिम्फेडेनाइटिस इसे कहा जाता है। फिफ्थली बात जब करें तो स्केलेटल टीबी होती है, ये बॉडी के जितनी भी बोन्स हैं उन्हें मुतासिर करती है। और 6 पे ब्रेन टीबी होती है जो दिमाग को मुतासिर करती है और दिमाग की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं समटाइम वो श्रिंक कर जाता है और उसकी अहलियत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
सेवंथली ब्लेडर टीबी होती है और किडनी टीबी भी कहते हैं इसको। ये मसाने और गुर्दों को मुतासिर करती है। और 8 नंबर पे जॉइंट टीबी होती है। जॉइंट टीबी डेफिनेटली जॉइंट्स को डिस्टर्ब करती है और जॉइंट की प्रॉब्लम्स जब बहुत अरसा तक रहती हैं और उसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन कॉज रहती है तो जॉइंट टीबी हो जाती है। इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट टीबी होती है जो आंतों को मुतासिर करती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर टीबी कैसे फैल जाती है। तो ये बैक्टीरिया होता है जो ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फेटिक पैथवेज के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाता है। सबसे पहली बात कि आपके पास अगर पेशेंट टीबी का आता है तो आपको इसकी सिम्टम के हवाले से पता होना चाहिए। तो जान लेते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। नंबर 1 जो हमारी पल्मोनरी टीबी होती है, इसमें ज़्यादातर फ़ीवर, याद रखिए कि हर टीबी में फ़ीवर ज़रूर होगा और ये लो ग्रेड फ़ीवर होता है जो तकरीबन 100 फ़ारेनहाइट तक होता है, यानी 100 तक होगा सिर्फ, और इससे ज़्यादा कम ही हुआ करता है। एक्सेसिवली टायर्ड होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील करता है, उसका वेट लॉस हो जाता है और बहुत तेज़ी से होता है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि वो डाइट तो अच्छी ले रहा होता है लेकिन उसके साथ ही साथ उसका वेट लॉस होता जाता है। फिर उसको कफ़ होती है और साथ में कॉपियस अमाउंट ऑफ जो है वो पस भी होती है, फ्लैम भी होती है, यानी उसको बलगम भी बहुत ज़्यादा होती है कफ़ के साथ। ये मैं बात कर रही हूँ पल्मोनरी टीबी की जिसमें फेफड़े मुतासिर होते हैं। और कफ़ के हवाले से अगर बात की जाए तो इट कुड बी ब्लड स्टेन्ड और थिक, यानी समटाइम ब्लड की जो है वो धारी सी भी नज़र आती है जो स्पुटम में हम देख सकते हैं। सेकेंडली प्लूरल टीबी होती है और ये लंग्स की लाइनिंग को अफेक्ट करती है और प्लूरा को, यानी कि प्लूरा को, और इसको प्लूरल एफिजन भी कहा जाता है। पेशेंट के लिए डीप ब्रेथ मुमकिन ही नहीं रहता, यानी वो सही तौर पे सांस नहीं ले पाता और उसके साथ ही साथ बुखार भी होता है और वेट लॉस भी होता है और यही कंडीशन इम्पाइमा तक पहुंच जाती है और जो बलगम होती है वो पस की सूरत इख्तियार कर लेती है। स्केलेटल टीबी के हवाले से बात करूं तो स्पाइनल कॉलम को अफेक्ट करती है, यानी रीढ़ की हड्डी को मुतासिर करती है। इसको पॉट्स डिजीज़ भी कहते हैं और इसमें पेन जो है प्राइमरी सिम्टम होती है, यानी कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह इर्द गिर्द के मसल भी इसके मुतासिर होते हैं और इसकी वजह से बैक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। स्टिफनेस यानी अकड़ाव हो जाता है, कमर दर्द की शिकायत बहुत करता है पेशेंट, थकावट और बुखार और वीकनेस ये साथ ही साथ शामिल होता है। इसके अलावा ब्रेन टीबी जिसके हवाले से मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है और इसमें मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासिर होती है और उसके साथ ही साथ पेशेंट को सर दर्द रहता है। पेशेंट का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये कंडीशन कोमा की तरफ चली जाती है। इसी तरह ब्लैडर और किडनी टीबी के हवाले से बात की जाए तो ये डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है कि मसाने को मुतासिर करती है और सिस्टाइटिस टीबी भी इसे कहते हैं। और फिर ये है कि पेशेंट को यूरिन में पस आना शुरू हो जाती है और बर्निंग सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, ये चीज़ हो जाती है। और दिस इज़ कॉल्ड स्टेराइल पायोरिया। इसकी वजह से फ़ीमेल में पेन भी बहुत ज़्यादा होती है और फ्लैंक्स में बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। जॉइंट्स टीबी के हवाले से बात की जाए तो इसमें सिम्टम्स जब आप देखेंगे तो इसे टीबी आर्थराइटिस भी कहा जाता है और आर्थराइटिक पेन्स होती हैं, यानी जोड़ों में तमाम जगह पे दर्द होती है और मोबिलिटी जो पेशेंट की है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी मूवमेंट करना उसके लिए इजी नहीं रहता। साथ ही साथ लो ग्रेड फ़ीवर भी होता है, यानी पेशेंट को फ़ीवर भी रहता है। फिर बात होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट टीबी की, और ये मैंने जैसा कि बताया कि ये आंतों की टीबी होती है। इसमें फूड पाइप से लेकर बावल्स तक किसी भी हिस्से को ये मुतासिर कर सकती है। इसमें निगलने में दिक्कत भी होती है, एब्डोमिनल पेन्स भी होती हैं, अल्सर भी होता है, एब्जॉर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, यानी पेशेंट जो खाता है वो जज़्ब नहीं कर पाता, और जनरलाइज फटीग भी रहती है बहुत ज़्यादा, जिसे थकावट कहते हैं, और साथ ही साथ फ़ीवर भी। मिलिट्री टीबी लास्ट पे बात करूँगी इसकी कि ये एक्सटेंसिवली ड्रग का इस्तेमाल करने से भी होता है और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी इसे कहा जाता है। टीबी का जहाँ भी जिक्र हो, एक और चीज़ आपको बहुत मिलेगी, एक तो लैक ऑफ स्लीप और दूसरा नाइट स्वेट्स, यानी रात को पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं पेशेंट को, ये इसकी एक ख़ास अलामत है। अब बात कर लेते हैं हम डायग्नोसिस के हवाले से। तो डायग्नोसिस करते हुए इसकी हिस्ट्री लेना बहुत ही ज़रूरी है
और कंफर्मेशन के लिए टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए स्क्रूटम एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है जो स्किन टेस्ट होता है एक, उसके ज़रिए मालूम किया जाता है। फिर चेस्ट एक्सरे हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है जो पेट का किया जाता है। इसके अलावा ब्रेन का सीटी किया जाता है जिससे पता चल जाता है। और याद रखिए कि मियाज़मेटिक टेंडेंसी को भी देखना होता है। आप ना सिर्फ जनरल सिम्टम को देखेंगे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी ट्रीट करेंगे, तभी आप टीबी को ट्रीट कर सकेंगे। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसकी क्योर तो है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म मेडिकेशन करनी पड़ती है और सम टाइम ये मेडिकेशन असर नहीं करती। इसी तरह होम्योपैथिक में एक अच्छी मेडिकेशन मौजूद है जो कि टीबी को बिल्कुल क्योर कर देती है। उस हवाले से आपको बताती चलूँ कि हमारी सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसन है। अगर अर्ली स्टेजेस में ये है तो केयरफुली इसको यूज़ करवाइए। आर्सेनिक एल्बम को यूज़ करवा सकते हैं। आर्सेनिक आयोडाइड बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी, जो टीबी के लिए मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छी है। आयोडियम है, फास्फोरस है जो स्क्रफलेस टीबी में यूज़ होती है, बोन टीबी में यूज़ की जाती है। ट्यूबरकुलिनम हमारी मेडिसिन है जो फैमिली हिस्ट्री में अगर टीबी मौजूद हो तो दी जाती है। इसी तरह सिलिशिया है जो बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको दिया जाता है जो इरेडिकेट करती है टीबी को। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में, और सेवरल मंथ्स तक इसको देखा जाता है, बट सम टाइम नहीं भी ट्रीट होता और सम टाइम ठीक हो भी जाता है फिर, लेकिन इसके दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। हमारी मेडिसिन डलकामारा बहुत अच्छी मेडिसिन जो दुधाइथिस में यूज़ की जाती है। स्पॉन्जिया है जो ट्यूबरकुलर लेरिंजाइटिस में यूज़ की जाती है। साथ ही साथ कैंथेरस, हिपरसेल्फ, नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी जो एंटी ट्यूबरकुलर रेमेडी है और इस तौर पे हम इसे यूज़ करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।